नमस्कार बच्चों, मैं गौरव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, कल हमने क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाया था, जिसमें चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हमने बताया था कि जैसे कि हमारे आसपास के जो दैनिक वस्तुएं हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों में चेंज होकर एक नए पदार्थ में बदल जाती हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के टाइम दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है। लोहे की अगर कोई वस्तु होती है जिसे नम वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। इस प्रकार कई ऐसे उदाहरण थे, जैसे भोजन का पकना, फलों का पक जाना आदि थे। कि जगह पर ऐसे ही बताए थे कि हाँ, अगर खुले में हम फल को रख देते हैं कुछ समय के लिए तो वो सड़ जाता है। तो ये जो विशेष परिस्थितियां हैं जिनके वजह से उनके भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, या उनकी जो पहचान प्रेजेंट में थी वो कुछ समय बाद बदल जाती है और एक नए पदार्थ में वो बदल जाते हैं, तो ये जो इनके बीच जो ये क्रिया होती है इसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस विषय में हमने 3 क्रियाकलाप भी दिए थे, जिसमें एक हमने बताया था कि फर्स्ट हमने बताया था कि मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं और उसे जब बर्नर्स की सहायता से जलाते हैं तो एक श्वेत प्रकाश के साथ में एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी एक नया पदार्थ बन जाता है। तो आज के वीडियो में हम उसके आगे का पढ़ते हैं। इसमें हमारे पहली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। तो इसमें देखते हैं क्रियाकलाप 1.1, जो पहला हमने क्रियाकलाप दिखाया था, तो उसका इसमें यहाँ पर विवरण दिया है। क्या है इसमें, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत ही लंबा हो जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि पहले तो उसने बताया कि हाँ, जो हम 1.1 में हमने जो क्रियाकलाप किया था कि जब मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और वो ऑक्सीजन, चूंकि वातावरण में ऑक्सीजन होता है, तो उसके उपस्थिति में जब उसको जलाया जाता है तो एक श्वेत प्रकाश निकलता है और साथ में हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखा था उसमें एक चूर्ण मिला था श्वेत कलर का, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, क्या उत्पादन मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर क्या कहता है, अब ये चीज जो हुआ है इसको अगर हम ये शाब्दिक रूप में लिखते जाएं तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण लिखना बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। ये कह रहा है कि इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण में लिखना ही सरलतम विधि है। ऊपर दिए गए अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक एरो का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, एरो, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभिकारक लिखा, उत्पाद लिखा। अब इसके बारे में देखिए क्या होता है। कह रहा है कि अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं, इनमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, इन्हें ही अभिकारक कहते हैं। तो ये जो हमारा दो पदार्थ थे, ठीक है, इनके मिलने से तीसरा नया पदार्थ बना। तो ये जो दो पदार्थ थे इनको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, इसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद परिवर्तन, जो अभिकारक थे उनसे जो नया पदार्थ बने यानी उत्पाद का परिवर्तन, उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो नया उत्पाद बना है तो यहाँ पर अभिक्रिया कोई हुई होगी, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम कैसे दर्शाए, एक तीर से दर्शाते हैं। इस परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, एक तीर से माध्यम से दर्शाते हैं। अभिकारकों के बीच क्या है, अभिकारकों के बीच शब्द समीकरण में अभिकारकों के बीच योग का निशान, योग यानी प्लस का निशान लगाकर बाईं ओर LHS या लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादकों के बीच भी योग का निशान, यानी जो अगर यहाँ पर दो उत्पाद मिलते हैं तो इनके बीच में भी प्लस का निशान लगाया जाता है।
ठीक है, लगाकर उन्हें RHS यानी दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अपक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। क्या ये कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये क्या कहना चाहता है कि जब हमने बताया कि जो पहला क्रियाकलाप था उसमें क्या था, मैग्नीशियम का रिबन को आग में जलाया जाता, ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस सारे विवरण को अगर हम इस तरह से, जिस तरह से लिखा अगर लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसे संक्षिप्त में लिखा जाए, ये दिमाग में आया। तो इसे संक्षिप्त में लिखने के लिए एक समीकरण विधि को दर्शाया गया। ठीक है, शब्द समीकरण को दर्शाया गया। इसे क्या कहा गया, अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा कि हमने जो प्रोडक्ट जिनके मिले थे, क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो उसको एक तरफ लिख लिया और उसमें जो क्रिया हुई उस क्रिया को दर्शाने के लिए हमने एरो लगा दिया और जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आया उसको हमने यहाँ पर एरो के बाद लिख दिया। अब इस समीकरण को जो दर्शाया गया इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो क्या है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ये जो हम पदार्थ लिए, ठीक है, अब क्या है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिसमें कि रासायनिक परिवर्तन हुआ उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, तो इसे अभिकारक कहेंगे। फिर क्या हुआ, इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ की संरचना हुई, एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक, फिर क्या है, यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, जो ये शब्द समीकरण अभिकारकों और उत्पाद के बीच में जो परिवर्तन हुआ उसे किससे हम दिखाएंगे, एक तीर के माध्यम से दर्शाएंगे। भाई इनके बीच जो क्रिया हुई, ठीक है, तो उस माध्यम को किससे, तीर से दर्शाएंगे। ठीक, फिर जो अभिकारक हैं, जैसे हमने दो प्रोडक्ट लिए तभी तो उनके से एक नया प्रोडक्ट का संरचना हुई, तो दो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अभिकारक कहलाएंगे और उससे जो उत्पाद हुआ उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उससे जो है हम यहाँ पर उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब जो इसे उत्पाद कहेंगे। अब क्या है कि जो अभिकारक है वो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा लिखा जाएगा, अगर दो प्रोडक्ट है तो उनमें प्लस का निशान लगाएगा। इसी प्रकार जो उत्पाद होता है उन्हें हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे और अगर दो इसमें उत्पाद आते हैं तो उनके बीच में प्लस का योग लगाएंगे। उनके बीच जो क्रिया का दर्शाया जाएगा उसे हमेशा एक एरो से दर्शाया जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया है। अब इसे जो है एक बार नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नई हमारी हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी। तो इतना आप इसे लिख लीजिए और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वसुंधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोट डाउन। तो अच्छा, आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम अपने व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं ताकि नेक्स्ट अब इसके आगे जो है उसको पढ़ सकें। चलो बच्चों, उसको लिख लिया होगा आपने। तो इसके पहले की हेडिंग थी रासायनिक समीकरण। तो उसमें इस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है ये बताया गया था कि जो अभिकारक है उसे जो है हम लेफ्ट हैंड साइड और जो उससे उत्पाद होता है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और बीच में जो क्रिया होती है उसको दर्शाने के लिए एरो लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, तो क्या होता है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, ये पूछ रहा है। यह एक तरह से हमारे मन में आया। फिर क्या कहते हैं, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है
यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को Mg और ऑक्सीजन चूंकि इसमें 2 परमाणु होते हैं इसमें O2 लिखा जाएगा। तो इस एरो को दर्शाया गया और क्या मिला हमें MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं, थोड़ा सा यहाँ गलत लिख गया है, परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या कह रहा है, जो हमारे जो ये एरो के पहले बाईं ओर यानी अभिकारक, ठीक है, और दाईं ओर के तत्व जो उत्पाद प्राप्त हुआ के परमाणुओं की संख्या की गिनती की तुलना करें। तो तुलना क्या, यहाँ पर देखिए, ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम क्या है, इसमें एक परमाणु है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसमें 2 परमाणु है, ठीक है। ये बाईं ओर के बारे में हो गया यानी अभिकारक के बारे में। दाईं ओर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिल रहा है, इसमें मैग्नीशियम का केवल 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। फिर क्या कहता है, क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, ये पूछ रहा है। देखें तो समान नहीं है। यदि है, क्या कह रहा है आगे, यदि है तो समीकरण संतुलित है और यदि नहीं है तो समीकरण क्या है, असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण, क्या कह रहा है, ऐसा रासायनिक समीकरण जैसा कि यहां पर है, ठीक है, ढांचा समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ढांचा समीकरण, ठीक है। जैसे देखिए कि यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का सिंगल परमाणु है, ऑक्सीजन का यहाँ पर डबल परमाणु है, और जब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें केवल मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का भी केवल 1 ही परमाणु है। तो यहाँ परमाणुओं की संख्या बैलेंस नहीं है। तो जब इस तरह का कोई अभिक्रिया है जिसमें परमाणुओं की संख्या बैलेंस ना हो दोनों ओर, तो वो समीकरण क्या कहलाता है, ढांचा समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो में क्या दर्शाएगा कि मैग्नीशियम के वायु में जलना जो ये क्रिया हुई है उसे क्या कहा गया, ढांचा समीकरण कहलाता या है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इसको आप डाल लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर नया हेडिंग हम इसके बारे में बताते हैं। चलिए बच्चों, आपने उसे लिख लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, रासायनिक समीकरण का लिखना। लेकिन इससे पहले जो हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले हमारी हेडिंग उसमें हो गई थी कि हाँ, जैसे मैग्नीशियम का रिबन लिया गया और उसे ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो उसको शब्दों में लिखना बहुत लंबा हो जाता है। उसको संक्षिप्त में लिखने का तरीका बताया कि हाँ, मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा और एक एरो का तीर लगाया और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। और उसमें बताया गया कि जो एरो के पहले यानी बाईं तरफ LHS में हम अभिकारक को लिखते हैं, जो प्रोडक्ट के मिलने से, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उनके मिलने से, अगर 2 प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान, प्लस का योग। अगर उत्पाद भी जो मिलता है उसमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसमें भी दाईं ओर प्लस का निशान लगाएंगे, उसमें यह बताया गया था। और जो प्रोडक्ट हैं उनको अभिकारक, जो बाईं ओर है प्रोडक्ट उनको अभिकारक, और जो हमें उत्पाद, जो हमें प्रोसेस होने यानी अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ये बताया गया पिछले वीडियो में। अब जो नई हमारी हेडिंग है रासायनिक समीकरण का लिखना, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, जो वर्ड लिखा जा रहा है कि मैग्नीशियम लिखे फिर ऑक्सीजन, तो उस तरह से लिखने से अच्छा कोई और संक्षिप्त विधि है, ये पूछ रहा है।
तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो शब्द हैं उनके यहाँ पर उनका सूत्रों का उपयोग, जैसे मैग्नीशियम लिखने से अच्छा उनके जो वर्ड है Mg, ठीक है, जिसका वो निरूपण होता है, उसको लिखकर अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी समीकरण को बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। लिखा कैसे जाता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg प्लस ऑक्सीजन O2 एरो दिखाया है, फिर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर तीर के निशान के बाईं ओर, किसके ओर? बाईं ओर, और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। जो हमारा ये जो सूत्र बना समीकरण है, इसके बाईं ओर, इस तीर के बाईं ओर जो भी अभिकारक हैं, ठीक है, जो भी अभिकारक है उनकी परमाणुओं की गिनती, तथा फिर क्या कह रहा है? दाईं ओर जो उत्पाद मिला है उनके परमाणुओं की गिनती करके तुलना करें। क्या तुलना करें? क्या दोनों ओर के तत्व की परमाणुओं की संख्या समान है? ठीक है, क्या कह रहा है कि दोनों ओर जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान है। यदि है तो समीकरण क्या है? संतुलित है, और यदि नहीं है तो समीकरण क्या है? असंतुलित है। ठीक है, क्या है? असंतुलित है। ठीक, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण, कैसा रासायनिक समीकरण? जैसे इसमें है, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ढांचा रासायनिक समीकरण। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम का केवल एक परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, लेकिन प्रोसेस होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद क्या मिला? मैग्नीशियम का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु, जो कि संतुलित नहीं है। ठीक है, ये संतुलित नहीं है, तो ये संतुलित नहीं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ढांचा समीकरण। तो यही चीज लिखा है कि मैग्नीशियम के वायु में जलने का यह ढांचा समीकरण है। यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हमारा नया जो हेडिंग है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, तो ये नई हेडिंग रहेगी, इतना आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद इस हेडिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इस चैनल को मिल सके। ठीक है, इसे नोट कीजिए तब तक। ठीक है बच्चों, आपने इसे लिख लिया होगा। अब इस व्हाइट बोर्ड को हम साफ करते हैं ताकि नई हेडिंग के बारे में जाना जा सके। तब तक आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो हमारी नई हेडिंग है, नई हेडिंग क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व। तो बच्चों, हमारा ये जो नया हेडिंग है
संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहता है कि आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम स्मरण होगा, ठीक है, जो कि आप 9th क्लास में अध्ययन किए होंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि किसी पदार्थ का जो है, जो द्रव्यमान है, उसका ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला तो जा सकता है, लेकिन उसका ना तो विनाश हो सकता है, ना ही उसका निर्माण हो सकता है। तो ये नियम था। तो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या है? उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी एरो के जो अपक्रिया हुआ, उसके एरो के राइट साइड का जो हमने द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान लेफ्ट साइड के, एरो के लेफ्ट साइड के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। तो आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। ठीक है। लेकिन पहले, इससे पहले एक लाइन हमने छोड़ दिया। क्या क्या रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहां पर हमने एक रासायनिक समीकरण इसका पहले दिखाया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, तो कह रहा है क्या ये संतुलित है? ठीक है, नहीं। क्यों नहीं संतुलित है? देखो यहां पर क्या, मैग्नीशियम के केवल एक परमाणु है और यहां पर क्या, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ वो सिंगल सिंगल परमाणु के तत्व प्राप्त हुए हैं, तो ये संतुलित नहीं है। तो क्या कहते हैं, तो आइए हम जो है रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखें। अब इसमें क्या, जो हमारा एक क्रियाकलाप में 1.3 हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि एक फ्लास्क में जो जिंक लिया गया था, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया था, जिससे जिंक सल्फेट मिला था और हाइड्रोजन की उत्पत्ति हुई थी, जो हाइड्रोजन के बुलबुले उठे थे। ये जो है 1.3 के क्रियाकलाप में दिखाया गया था। ठीक है, एक फ्लास्क लिया गया था जो है, और इसमें जो है क्या किया गया था, जिंक लिया गया था। ठीक है, जिंक के दाने लिए गए थे और इसमें क्या है, इसमें क्या जो है सल्फ्यूरिक जो है अम्ल, एसिड को मिलाया गया था। जब मिलाया गया था तो जो इसमें रासायनिक अपक्रिया हुआ था, उससे क्या होता, हाइड्रोजन के बुलबुले उठे थे, हाइड्रोजन के बुलबुले उठे थे और नीचे जो है क्या बैठ गया था, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें नीचे बैठ गया था। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर दिखाया क्या कि क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण यानी शब्दों में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा और एक रासायनिक अपक्रिया हुई जिसे एरो से दर्शाया गया और हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला। ठीक है, उपरोक्त शब्द समीकरण यानी इस समीकरण को जो उसके शब्दों में लिखा है को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया गया। रासायनिक समीकरण में किस तरह दर्शाया है कि Zn जो कि जिंक को शो करता है, यहाँ पर जो Zn का मतलब जिंक होता है, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, प्लस H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब ये क्रिया करती है, इस एरो को दर्शाया गया, क्रिया यानी अपक्रिया होती है, तो हमें जिंक सल्फेट का अवक्षेप, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का एक अवक्षेप मिलता है और हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो इस समीकरण, रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्व की परमाणु की संख्या की तुलना करें। अब हमें यहाँ पे इसकी तुलना करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसके जो है आगे पढ़ते हैं और इस अपक्रिया, जो रासायनिक अपक्रिया है, उसमें जो तत्व इस्तेमाल है उनके संख्या, परमाणु की संख्या की हम तुलना करेंगे। इसको पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके पढ़ाते हैं। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वसुंधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम साफ करके इसके आगे पढ़ाते हैं।
तो बच्चों हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा था जिसमें Zn प्लस H2SO4 और एक अपक्रिया का एरो लगाया और ZnSO4 प्लस H2 यहाँ पर हमें उत्पाद में मिला। तो हमने बताया था कि इसे जो है, जो ये समीकरण है रासायनिक समीकरण, इसमें जो तत्व हैं इनके परमाणुओं की जो संख्या है हम उसको चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखेंगे। ये हमने पिछले में बताया था। तो यहाँ देखिए हमने उस रासायनिक समीकरण को फिर से लिखा। अब यहाँ पे जो तत्व हैं उनके जो परमाणुओं की जो संख्या है हम यहाँ पर उसकी तुलना करके बताएंगे कि ये जो हमारी रासायनिक अपक्रिया का जो समीकरण लिखा गया है ये संतुलित है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर जो Zn है, ठीक है, उसमें परमाणुओं की संख्या जो लेफ्ट साइड में है जहां पर अभिकारक होता है वहां पर कितनी है, 1, ठीक है। और उत्पादन में भी जो है इसका जिंक का जो है परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, यानी यहाँ पर संतुलित है। अब देखें दूसरा तत्व क्या है हमारा, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन में जो है देखा जाए तो तत्वों की परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लेफ्ट साइड में जहां अभिकारक के परमाणु की संख्या होती है वहां पर हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर भी कितनी है, RHS में उत्पाद में यहाँ पर भी कितनी है, हाइड्रोजन के तत्व के परमाणु की संख्या 2 ही है। अब यहाँ पर देखिए S यानी सल्फर, इसकी जो है परमाणुओं की संख्या यहाँ पर देखो कितनी है, 1 है, 1, ठीक। और जब उत्पाद में ये आ जाता है RHS में तो वहां पर भी जो है इसकी संख्या 1 ही होती है, ठीक। फिर देखो इसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पर देखिए जो LHS में यानी अपकारक में, तो यहाँ पर जो है टोटल संख्या कितनी है, तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। और उत्पादन में भी देखें तो ऑक्सीजन के तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ पर RHS में, 4 ही है। तो उपरोक्त समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर, किधर, LHS में भी और RHS में, यानी अपकारक और उत्पाद दोनों में, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहां तक समझ में आ गया। अब एक रासायनिक समीकरण लिखा गया है, ठीक है। क्या, एक रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O, ठीक। अब ये एक रासायनिक समीकरण का जो एरो का वो निशान हमने लगाया कि हाँ इनके बीच में अपक्रिया हुई और में उत्पाद में क्या मिला है, Fe3O4 प्लस H2। इसमें देखा जाए तो जो है यहाँ पर तत्व जो Fe का है इसका जो है तत्व के परमाणु की संख्या 1 है, जबकि यहाँ पर 3 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के तत्व के परमाणु की संख्या जो है LHS में 1 है, जबकि यहाँ पर 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये संतुलित नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस समीकरण को, ठीक है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका बताएंगे, चरणबद्ध तरीका, जिसमें 7 चरण है। बुक में जो दिया गया 7 चरण है। तो एक एक करके सारे चरणों का हम डिटेलिंग करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रश्न उत्तर बनते हैं हम उनको बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वसुधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़े और अच्छा सपोर्ट हमें मिल सके। थैंक यू।